हेलो स्टूडेंट, आप सबका ज्ञान विद स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम सब आज जो है बोर्ड परीक्षा की महत्वपूर्ण दृष्टि से भौतिक विज्ञान का चैप्टर प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हमें जानते हैं प्रकाश क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। तो परिभाषा इसकी होती है हमारी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। सहायता प्रदान करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है और प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा में चलती है। तो बच्चों, ये प्रकाश की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है या परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़कर उसी दिशा में वापस लौट जाता है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़कर उसी माध्यम में या उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ करके उसी दिशा में वापस लौट जाता है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम इसको देखेंगे, परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम। अब परावर्तन कैसे होता है किरणों का, इसके नियम हम जानेंगे। मान लीजिए कोई समतल दर्पण है। समतल दर्पण में एक तरफ कलई की जाती है, कलई या पालिश कहते हैं इसको। पालिश की जाती है। तो मान लीजिए कोई प्रकाश किरण, इधर ये परावर्तक तल है, तो परावर्तक तल पर जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार, चाहे कह दीजिए, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल पर पड़ करके उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश की एक किरण इधर से आ रही है और
परावर्तन इसका इसी दिशा में, इसी तरह में परावर्तन भी हो जा रहा है। इस दिशा से आई, परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस चली गई। और ये दर्पण का अभिलंब होता है, ये परावर्तन बिंदु होता है। अब इसमें इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, इस आने वाली किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। और जो परावर्तित होकर के वापस जाती है, इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जो ये दर्पण की लंबवत जो ऊंचाई होती है, इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। और इसको बोलते हैं परावर्तन बिंदु। या आपतन बिंदु भी बोलते हैं इसको। आपतन बिंदु या परावर्तन कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ आप ये क्योंकि आपतन भी होता है, परावर्तन भी हो रहा है, या आपतन बिंदु भी कर सकते हैं। और इसके द्वारा अभिलंब और आपतित किरण के द्वारा जो एक कोण बनता है, एंगल बनता है जो ये, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण बोलते हैं इसको, अर्थात इसको कहते हैं साइन आई, साइन आई। और जो ये परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के बीच में कोण बनाता है, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और इसको कहते हैं साइन आर, साइन आर बोलते हैं। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है ये तीनों किस तल में, परावर्तक तल में, एक ही तल में है। तो इसका पहला नियम होता है, आप परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम हो गया तुम्हारा आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है इसका आपतन कोण, कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। मतलब दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर। जितना कोण, जितने अंश का कोण आपतन कोण होगा, उतने अंश का हमेशा परावर्तन कोण भी होता है। तो बच्चों, अगर इतना चीज आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद ये दर्पण के बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ खोखले बेलन के आकार का होता है, उसे, या वक्राकार होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्राकार होता है,
होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्राकार होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है, अर्थात उभरे हुए भाग की तरफ कलाई की जाती है। जिस दर्पण में उभरे हुए भाग की तरफ कलाई की जाती है और परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण में मुख्य परिभाषाएं जो होती हैं हम कैसे बनाएंगे उसको सुनिए। सबसे पहले हम बनाने का तरीका नाप कर बनाएंगे, तभी जो है हमारा दर्पण शुद्ध बनता है। हम किसी भी माप की गोले पटरी में एक लाइन खींच लेते हैं, चाहे मान लीजिए हम 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की हम एक लाइन खींचते हैं। अब उस लाइन का जो है हम गोले प्रकार में दूरी भरते हैं और इसको हम सी मानते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले प्रकार में उतने नाप की दूरी लेकर के हम एक चाप बनाते हैं, मतलब वृत्त का भाग खींचते हैं। मान लीजिए इस तरह हम खींचे। अब हमें बनाना है अवतल दर्पण, तो हम उठे हुए भाग की तरफ कलाई करेंगे, धंसा हुआ भाग जो होता है जो है परावर्तक होगा। इधर हम कलाई कर दिए। अब जहां पर दर्पण में लाइन मिलती है इसको हम नाम देते हैं पी, इसको कहते हैं ध्रुव, और इसका नाम होता है सी, वक्रता केंद्र। अब हमें मुख्य फोकस की जानकारी, जब हम पटरी से फिर नापेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसको नापेंगे, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का खींचे हैं तो 2.5 सेंटीमीटर के निशान पर एक हम निशान लगाएंगे, इसका नाम लिखेंगे क्या, ये मुख्य फोकस होता है। तो अब इसमें परिभाषाएं बनती हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। अब अवतल दर्पण जिस गोले का भाग होता है, अवतल दर्पण जिस गोले, अगर इसको खींचेंगे देखो ये पूरा गोला तरीके का बनेगा। ही से देखिए डाट डाट से हम बना दे रहे हैं इस तरह से, देखो इस तरह से हमारा मान लीजिए गोला हो गया, तो इस गोले का भाग हुआ इतना। तो अवतल दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, अर्थात उसके मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। आई बात समझ में? तो ज्यादा नोट्स नहीं बनाने, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, केवल ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को, मतलब पूरा गोला हुआ, इसके मध्य बिंदु या इसके केंद्र को वक्रता, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आई मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस परिभाषा विज्ञान की तरह किताबों में दूसरी तरह दिया गया है कि जब परावर्तन के पश्चात जहां से आपकी परावर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती है जिस बिंदु से, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो हमको अगर जानने में कठिनाई होती है हम सीधा सीधा परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। आई बात समझ में? अब इसमें होती है दूसरा, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है, या फिर मुख्य फोकस, मुख्य फोकस
वक्रता केंद्र और दर्पण के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अगली परिभाषा आती है फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आई बात? यानी यहां से लेकर के यहां तक की ये दूरी जो होती है मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। अब दूसरी चीजें आती है इसमें, ध्रुव क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु को, जो दर्पण बनाए हो उसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। आई बात समझ में? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब दूसरी चीजें आती हैं यहां से, ध्रुव हो गया पी, दर्पण के मध्य। अब दूसरी लाइन मुख्य अक्ष आता है इसमें। अब मुख्य अक्ष क्या किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष दर्पण को मिलाने वाली रेखा वक्रता केंद्र से जो होकर जाती है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहां से यहां तक की दूरी क्या हुई? क्या? और वक्रता त्रिज्या क्या हुई? यहां से यहां तक की दूरी आर। इतनी बात समझ में? अब ये हमेशा ये देखना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अब इसको ऋणात्मक के लिए जब हम चिन्ह परपाटी समझाएंगे तब उसमें हम सारी चीजें बताएंगे किस लिए ऋण में होती है। आया बात समझ में? अब दूसरा तुम्हारा आता है उत्तल दर्पण। दूसरा दर्पण तुम्हारा है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण हम बनाएंगे। दर्पण तो हम इसी तरह गोला बनेगा, बाहर से हमारा बनेगा नहीं। हम एक लाइन खींचने की, जिस तरह मतलब इसलिए लाइन खींचना पहले, उसके बाद इतना दूरी लेकर के पूरा एक वृत्त का टुकड़ा बनाइए, खंड बनाइएगा। यहाँ मान लीजिए एससी हो गया, ये एफ हो गया और ये पी हो गया। लेकिन परावर्तक पृष्ठ इसका इधर है, इसलिए इसको भी हम लाइन को यहाँ से खींच देते हैं। तो जितनी दूरी पर एससी है, मान लीजिए वक्रता केंद्र हमारा सी इधर बनेगा, और जितनी दूरी पर एफ है उतनी हम मान लीजिए एफ रखते हैं। अब उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, अर्थात जो धंसे हुए भाग की तरफ कलई की जाती है जिसकी, उस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ जो है उभरा हुआ और अंदर की तरफ पालिश, धंसे हुए भाग की तरफ पालिश की जाती है। अब सेम टू सेम इसका भी वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अब वक्रता केंद्र परिभाषा उत्तल दर्पण जो थी वही इसकी भी है। यानी दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को या उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। फोकस दूरी किसे, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। और एक चीज इसमें बताने छूट गया है, देखिए अवतल दर्पण का द्वारक, ये चीजें इसको छोड़ दिए हम, ये चीज मतलब दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक यानी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को, जितना बड़ा दर्पण है उसके पूरे परावर्तक पृष्ठ को या उसके बीच की दूरी, जितना लंबा परावर्तक पृष्ठ होता है उस सब को कहते हैं हम दर्पण का द्वारक। दर्पण का पूरा परावर्तक पृष्ठ दर्पण का द्वारक कहलाता है। उसी तरह इसमें भी उत्तल दर्पण में भी, यानी दर्पण का पूरा परावर्तक तल क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाता है। आई बात समझ में? अब उसके बाद हम सीखेंगे प्रतिबिंब का बनना। इसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे ताकि प्रतिबिंब बना करके अच्छे से आपको समझाया जा सके। एक बार पूरा रिवीजन करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपना जो है रिवीजन कीजिएगा और उसके बाद इस चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।